धान में खैरा रोग, या तो सीधे ऐसे पूछेगा खैरा रोग का संबंध किससे है, तो धान से। अधिक वाला बार बार ये मक्का वाला ही पूछता है। सबसे अधिक जो है बीज सूचकांक पूछेगा में, गेहूं में, मक्का में सबसे अधिक आलू में होता है आधार बीज, प्रमाणित बीज। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई हाजी उल मुल्क की उपाधि जो है त्याग दी थी। पंचायती राज दिवस का संबंध किससे है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस लोनार झील आप जानते होंगे महाराष्ट्र, इसको लगा सकते हैं। चिल्का झील याद रखिएगा उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय लैंगूर। पनामा नहर अभी पूछा हुआ था, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में है। इस समय श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्रांति से है। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जीआईसी पीवाईक्यू 2012 का साल भर हल करने जा रहे हैं। 2012 साल भर पेपर रिवीजन की पावर क्लास है, याद रखिएगा। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का ये 2012 का विस्तृत व्याख्या सहित हम लोग समान अध्ययन का पेपर हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे 8 का हल हो गया, 9 का, ये 12 का है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको मिले। और एग्जाम में साल भर पेपर पीवाईक्यू को हल करके ही जाना चाहिए। इससे 35 से 40% क्वेश्चन आपको हल करने में सुविधा होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं तो उसी का प्रश्न का ऑप्शन का प्रश्न जरूर आपको इर्द गिर्द उसके मिलता चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, व्याख्यात्मक हल ऐसे करेंगे ताकि जो है जो भी प्रश्न आए आपसे छूटे मत। पहला प्रश्न है, इसके पहले मैथ वाला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है। अरहर, सरसों, बाजरा, मूंगफली। ये सब सीधे सीधे आपको याद रखना होगा। उकठा बीमारी से जो है अरहर जो है ये बहुत ज्यादा जो है प्रभावित होती है। आइए इसके विषय में थोड़ा सा देखा जाए। जैसे धान की पूछेगा, धान में खैरा रोग, या तो सीधे ऐसे पूछेगा खैरा रोग का संबंध किससे है, तो धान से। या पूछेगा ब्लास्ट या झुलसा रोग का संबंध किससे है, धान से। अक्योची रोग का संबंध किससे है, ध्यान से, धान से। या कभी पूछेगा उससे आपसे कि खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जस्ता की कमी से। आयोग के एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला ये फैक्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लास्ट या झुलसा रोग जो है कवक से होता है। अक्योची जो है मिट्टी में हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण जो है ये होता है। करनाल बंड याद रखिएगा, ये जो है गेहूं में कौन कौन रोग होता है, करनाल बंड, रतुआ, सेहू रोग, लूज स्मट, अन्नावृत्ति, ये जो है गेहूं में होता है। और किसके कौन कौन से किसकी कमी से, जैसे गेहूं का कैंसर, ये पूछा हुआ है की परीक्षा में कई बार। करनाल बंड को कहा जाता है, गेहूं से संबंध है। कवक से ये होता है, कवक जनित रोग होता है। रतुआ या रस्ट रोग याद रखिएगा, ये भी कवक से होता है। यह 3 प्रकार का होता है, भूरा, पीला और काला रतुआ। यहाँ हमने पीले को रेड में कर दिया है, आयोग की परीक्षा में कई बार ये पूछा हुआ है। पीला जो है याद रखिएगा, रतुआ पीला रोग जो है गेहूं से संबंधित है। सेहू सूत्र कृमि के कारण होता है। लूज स्मट या जो है कवक जनित, मैक्सिमम गेहूं के देखेंगे तो फंगस के कारण ही होते हैं। मक्का में जो है एक प्रमुख रोग होता है व्हाइट बर्ड, जो जस्ता की कमी से होता है, पत्तियों का सफेद हो जाता है। गन्ना में लाल सड़न रोग सिंपल सा है, कवक जनित होता है। इसमें गन्ने के भीतर लाल धारियां बनती हैं और एल्कोहलिक गंध आती है। ग्रासी सूट भी फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। 5वां प्रश्न देखा जाए, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात? भूमि तुल्यांक अनुपात, फसल सूचकांक, बीज सूचकांक और कटाई सूचकांक। कुछ परिभाषा हमने रखा है ताकि आपको बताने में आसानी हो। याद रखिएगा, आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात को जो है फसल सूचकांक के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी परिभाषा को पहले देखा जाए। यह सूचकांक या फल जो है फसल सूचकांक, याद रखिएगा, यह सूचकांक सीधे तौर पे जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण के अवशोषण को निर्धारित करती है, ठीक है। इसके खोजकर्ता जो है डीजे वाटसन थे। किसके? जो है फसल सूचकांक के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट आइए इसमें कुछ चीजों को देखा जाए। प्रमुख फसलों की बीज सूचकांक क्या पूछता है? पूछेगा, आपके 4 ऑप्शन बना देगा, मक्का, चना, काबुली, मूंगफली, गेहूं। इसमें जो है बीज सूचकांक में 100 बीजों पर भार पूछता है, तो आपको एक ही याद करना है, सबसे अधिक वाला। बार बार ये मक्का वाला ही पूछता है। सबसे अधिक जो है बीज सूचकांक पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा मक्का का होता है 28 ग्राम, यानी मक्के के बीज का वजन कितना होता है? 28 ग्राम। काबुली चना का होता है 26 से 45, याद रखिएगा 26 ग्राम लगभग। मूंगफली का होता है 20 ग्राम और जो है गेहूं का होता है 4 ग्राम। मक्का का सबसे अधिक 28 ग्राम होता है मानक रूप में। आइए देखा जाए कटाई सूचकांक के विषय में। सरल भाषा में किसी फसल के कुल जैविक उत्पाद, दाना, भूसा, कचरा के मुकाबले हमें मिलने वाली वास्तविक आर्थिक उपज
सिर्फ दाना या मुख्य उत्पाद का अनुपात ही कटाई सूचकांक कहलाता है। यहाँ आप देखेंगे प्रमुख फसलों का कटाई सूचकांक देखा जाए अगर, तो आलू में, धान में, गेहूं में, मक्का में सबसे अधिक आलू में होता है 80 से 85%। सर्वाधिक इसका भाग जो है कंद में निकल जाता है और फसल होने के कारण इसका अधिकांश भाग उपयोग में किया जाता है। यानी किसी भी फसल का सबसे अधिक जो उसका भाग प्रयोग किया जाएगा उसे ही कटाई सूचकांक कहा जाता है। और इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक जो है आलू का जो है होता है। नेक्स्ट आइए, इसमें से ये बुक आपको जरूर 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए एग्जाम देने से पहले। और कोई भी जीएस का पेपर देंगे, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी या किसी चीज का, ये बुक जो है रामबाण की तरह काम करेगा। 399 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। मई तक करंट अफेयर भी इसमें आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं। और या सिंगल बुक मंगाना चाहेंगे 349 का मंगा सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से अपना एड्रेस सेंड करके। और ये थियरी बुक है, बिखरे हुए जो है कंटेंट को एक जगह किया गया है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट को रखा गया है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक में जो है रखने का प्रयास किया गया है। 3रा एडिशन ये बुक है। आइए देखते हैं। बुक खरीदने की प्रक्रिया जो है examsiddhi.com से ले सकते हैं या इस नंबर पे बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ये टक्कर बैग 1 साल वाला जरूर आप सबको लेना चाहिए। जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर या जो है यूपीएचएससी किसी के एग्जाम के लिए 999 में इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ, वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू इसमें आपको 1 साल तक मिलता रहेगा। आइए आगे चलते हैं। और आधारी बीज पैदा किया जाता है। किससे आधारी बीज पैदा किया जाता है? नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, प्रमाणित बीज से, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक तो बीज पूछता है और उसका पूछता है कि थैले का कलर क्या होता है, ये पूछा जाता है। आधारी बीज या नाभिकीय बीज क्या होता है, इसकी परिभाषा अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, आधारी बीज किससे पैदा होता है? प्रजनक बीज से जो है ये पैदा होता है। 6वें का जो है बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए देखा जाए। ये चीज, ये कोड आप सीधे सीधे याद रखिएगा। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में, आयोग की परीक्षा में पूछेगा। हमने ट्रिक लिख दिया है, न प्र आप्र, न प्र आप्र। क्या देखिएगा, पहले नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। ठीक है, क्या पूछता है? सबसे शुद्ध कौन सा होता है? नाभिकीय बीज होता है। कोई टैग नहीं होता है किसमें? नाभिकीय बीज में। प्रजनक बीज में, नाभिकीय बीज से याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति होती है, सुनहरा पीला टैग होता है। आधार बीज में इसका जो है उत्पत्ति प्रजनक बीज से भी होता है, इसका भी, और सफेद टैग होता है। प्रमाणित बीज, आधार बीज से जो है इसका जो उत्पादन होता है और नीला टैग होता है। सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाने वाला यही है, प्रमाणित बीज का टैग किस कलर का होता है? तो नीले कलर का होता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, नाभिकीय, प्रजनक, आधार और प्रमाणित कि टैग पूछता है। टैग का क्रम कोई नहीं टैग है, पीला, सफेद, नीला, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए एक एक लाइन में देखा जाए। नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधारी बीज और जो है प्रमाणित बीज क्या होता है। पहले हम लोग आते हैं नाभिकीय बीज में। किसी फसल की सर्वाधिक शुद्ध एवं मूल अनुवांशिक बीज सामग्री जिसे पौध प्रजनक द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसमें कोई टैग नहीं होता है, नाभिकीय बीज कहलाता है। नाभिकीय बीज से उत्पादित वह बीज जो प्रजनक की प्रत्यक्ष देखरेख में तैयार किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहा जाता है। ये इसका जो है टैग सुनहरा पीला होता है। आधारी बीज की परिभाषा क्या होगी? प्रजनक बीज से उत्पादित वह बीज जिसकी आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखी जाती है, इसका टैग सफेद होता है। प्रमाणित बीज सबसे अधिक पूछा जाता है। आधार बीज से उत्पादित तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित बीज होता है, इसका टैग जो है नीला होता है। आइए देखा जाए, भारत में बीज गुणक श्रृंखला और टैग का मैट्रिक्स एक लाइन में हमने यहाँ कर दिया है, आप देख सकते हैं। किससे होता है? नाभिकीय बीज मूल चयनित पौधों से होता है, कोई टैग इसमें नहीं होता है। प्रजनक बीज में नाभिकीय बीज की संतति होती है और सुनहरा पीला। आधार बीज में प्रजनक बीज होता है सफेद और प्रमाणित बीज में आधार बीज की संतति होती है आसमानी नीला। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए आइए देखा जाए। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक तो अधिवेशन याद रखिएगा कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 50वें अधिवेशन में ये हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और भारतीय किसान की बात की जाए तो भारतीय किसान कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गया, लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। स्वामी शाहजानंद इसके प्रथम जो है अध्यक्ष थे। आइए भारतीय किसान कांग्रेस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट जो अब आगामी
परीक्षा में आ सकते हैं, देखा जाए। स्थापना 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की होती है और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। किसान नेता एनजी रंगा को इसका जो है पहला महासचिव चुना गया था। प्रथम अधिवेशन के बाद इसका नाम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से बदलकर अखिल भारतीय जो है किसान सभा रखा गया। इसकी स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें लखनऊ अधिवेशन 1936 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा इस का मूल रूप से इसका जो है पटना से प्रकाशित होता था हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका इस आंदोलन का प्रमुख वैचारिक मुखपत्री से कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप जो है प्रतिबिंबित हुआ? किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आप जानते होंगे खिलाफत आंदोलन के भी अध्यक्ष महात्मा गांधी जो है रह चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? जो हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक जो है रूप देखने को मिलता है, किसमें? खिलाफत आंदोलन में देखने को मिलता है। आइए खिलाफत आंदोलन के विषय में जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्टकट में देखा जाए। आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। अली बंधुओं में याद रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। और मार्च 1919 में बंबई में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी होते हैं। 17 अक्टूबर 19 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल और मोहम्मद अली ने अपनी पत्रिका कामरेड के माध्यम से जो है खिलाफत आंदोलन का पुरजोर प्रचार किया था। खिलाफत आंदोलन के विरोध में हकीम अजमल खान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई हाजी उल मुल्क की उपाधि जो है त्याग दी थी। जून 1920 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई खिलाफत कमेटी की बैठक गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया। शॉर्टकट में देख लीजिएगा क्या पूछेगा, कब इसका जो है तिथि था? मार्च 19 में खिलाफत समिति का गठन मुंबई में हुआ। और राष्ट्रीय खिलाफत दिवस कब? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 19 में दिल्ली खिलाफत सम्मेलन कब हुआ? 23 नवंबर 1919 को। खिलाफत घोषणा पत्र कब जारी हुआ? मार्च 1920 में। इलाहाबाद में सम्मेलन कब हुआ? जून 1920 में। खिलाफत असहयोग आंदोलन का औपचारिक आरंभ जो है 31 अगस्त 1920। सभी डेट एग्जाम में घुमा घुमा के आयोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज जो है आरंभ किया था? पंचायती राज का चुनाव भी आने वाला है, अक्सर एग्जाम में पंचायती राज के विषय में आता है। तो सर्वप्रथम किसने? तो नागौर जिला में, नागौर जिला राजस्थान में। और भारतीय संविधान में लागू होने से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया था। पूछता है कभी कभी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आइए पंचायती राज दिवस के विषय में जो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक चार्ट के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए पूरा एकदम ये सब कुछ पूछा जाता है, बिल्कुल पढ़ के समझ के आपके सामने स्लाइड तैयार कराया जाता है। याद रखिएगा पंचायती राज दिवस का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में और जो अधिनियम 1992 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान में स्थान कब है? तो भाग 9 में इसका स्थान है। अनुच्छेद 243 से 243 जीरो तक इसका जो है वर्णन है। नई अनुसूची जोड़ी गई तो 11वीं अनुसूची पंचायती से संबंधित है, जिसमें पंचायत के कार्य को 29 विषय दिए गए हैं। मूल संविधान का उल्लेख देखा जाए तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का निर्देश का वर्णन है और किसमें? डीपीएसपी में इसका वर्णन है। त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है? ग्राम स्तर और जो है ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला स्तर। ये बलवंत राय से मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ था। अशोक मेहता ने 1977 में द्विस्तरीय किया था कि सिफारिश किया था, ग्राम स्तर और जिला स्तर की उन्होंने बात किया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए जरूरी है। यहाँ देखिएगा ये चीज कई बच्चे पूछते हैं कि सर जब 92 में अधिनियम बना तो कैसे? यहाँ देखिएगा संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले
यानी संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। ग्राम, ब्लॉक, जिला तीनों स्तर पे सभी सदस्यों का जो है चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट जो है होता है। किसका होता है? तो याद रखिएगा, सदस्यों का चुनाव। उसके बाद देखेंगे अध्यक्ष के चुनाव में, तो ब्लॉक और जिला स्तर के अध्यक्षों की चुनाव जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद सीटों का आरक्षण, तो महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण है। SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद कार्यकाल याद रखिएगा, पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत 5 वर्ष से पहले भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर कराना अनिवार्य होता है। और इसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होता है। आप जानते भी होंगे चुनाव लड़ने की न्यूनतम प्रधान की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? प्रतिबद्ध न्यायिक पालिका से, न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। आंसर होगा चौथा, जनहित याचिका से इसका संबंध है। अब जनहित याचिका क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका में डायरेक्ट जो है एंट्री कर सकता है न्यायपालिका। इसको जो है आइए डिटेल यहां देखा जाए, आपकी परीक्षाओं में क्या पूछता है। जनहित याचिका या PIL क्या है? ऐसी याचिका जो किसी व्यक्ति या समूह के निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक या जनहित जैसे पर्यावरण, मानवाधिकार, स्वास्थ्य आदि की रक्षा के लिए अदालत में दायर की जाती है। PIL या जनहित याचिका की अवधारणा 1960 में अमेरिका में विकसित हुआ था। भारत में याद रखिएगा 1970 के दशक में, 1980 के दशक में शुरुआत हुआ था। और भारत में इसके जनक कहा जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति PR कृष्ण अय्यर को माना जाता है। सुनवाई का अधिकार याद रखिएगा, ये जो है हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत है। आज याद रखिएगा सुनवाई के अधिकार में छूट दिया गया। कोर्ट ने छूट किसको दिया? पारंपरिक नियम के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है, लेकिन PIL में इस नियम को शिथिल कर दिया गया। अब कोई भी सजग नागरिक संस्था पीड़ित की ओर से कोर्ट जो है जा सकती है। और ये आफ्टर ब्रश, आप जिन लोगों को पढ़ने में सुस्ती आती हो और जो है नींद आती हो, या वैसे भी ब्रश करने के बाद सुबह आपको जरूर 1 चम्मच आफ्टर ब्रश कंपनी द्वारा बनाया गया बादाम से लेके सभी चीजें इसमें डाली गई हैं, आपको जरूर 1 चम्मच खाना चाहिए। बेहतर इसके लाभ के लिए दूध के साथ आप ले सकते हैं, दोपहर बाद, भोजन के बाद भी इसे ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं। 1 चम्मच पर डे इसे खाना चाहिए। और ये जो है आपको 50 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा अगर खरीदते समय, अगर आप कोड यूज करेंगे आदित्य 2026। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, या इस नंबर पे आप लिंक जो है मांग सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है षोडशी समिति की सिफारिश पर, संथालम समिति के सिफारिश पर, सात समिति के सिफारिश पर, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। आप सबको मालूम होगा आंसर इसका क्या होगा? 11 का आंसर इसमें से ए बिल्कुल सही है, यानी षोडशी समिति की सिफारिश पे। अब आइए मौलिक कर्तव्यों के विषय में शॉर्टकट में देख लिया जाए। यानी मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। संख्या शून्य थी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शुरू से जो है संविधान से लिया गया है। इसे आपातकाल के दौरान 1976 में गठित सरदार षोडशी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। षोडशी समिति ने संविधान में केवल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस संविधान में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों के समावेश के लिए संविधान में एक नया भाग 4 का जो है जोड़ा गया। नए भाग के अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद 51 का जो है जोड़ा गया था। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और जो है उसके बाद 11वां जो है कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर मूल कर्तव्य लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण,
शक्तियों का केंद्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो सहभागी लोकतंत्र क्या होता है, आइए पहले इसकी परिभाषा देखा जाए, फिर जो है इसका आंसर देखा जाएगा। तो आइए इसमें से शक्तियों का केंद्रीकरण आंसर वैसे ये, इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर इसका होगा। अब देखा जाए, सहभागी लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें नागरिक केवल चुनाव में वोट देने तक सीमित न रहकर नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। यह मॉडल प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की सीमाओं को दूर करने के लिए सक्रिय नागरिकता पर बल देता है और इसमें सुमेलित करना है। लोनार झील आप जानते होंगे महाराष्ट्र, इसको लगा सकते हैं, आसान है, एक ही मिल रहा है, यही है, इससे भी पकड़ सकते हैं। आंसर आपका सी इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखा जाए भारत के प्रमुख झील और उनके विषय में क्या क्या पूछे जाते हैं उसके विषय में चर्चा। ठीक है, उलट झील याद रखिएगा, पूछेगा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। चिल्का झील याद रखिएगा उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटी लैंगून झील और प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी जो है अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। वेम्बनाड झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है। लोकटक झील मणिपुर में, आप जानते होंगे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है जिसपे तैरता हुआ केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, उल्का पिंड के प्रभाव से निर्मित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास है, तमिलनाडु में भी पड़ता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। चोलामू झील जो है सिक्किम में पड़ता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के विषय में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में है। सोनभद्र को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। रिहंद नदी पर निर्मित यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। इसे रहस्यमय झील या कंकाल झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को, क्योंकि आज भी इस झील से कंकाल निकलते हैं। नेक्स्ट है डल झील। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं डल झील को, क्योंकि यहाँ तैरते हुए बागो, राड और शिकारा नाव के लिए प्रसिद्ध है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के बीच जो है स्थित जो है दिल के आकार का है हुसैन सागर झील। पैंगोंग तोस झील जो है लद्दाख में है। अत्यधिक ऊंचाई पर खारे पानी का झील है जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन के नियंत्रण में है, लद्दाख वाले का। अष्टमुदी झील पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। रेणुका झील याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत का सबसे छोटा रामसर जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र है। और भारत का पहला पूछेगा रामसर तो चिल्का झील लगाइएगा। नेक्स्ट है सूरजकुंड झील हरियाणा में है। फरीदाबाद में यहाँ प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला होता है। पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान में है। फरक्का के बाद गंगा नदी का प्रमुख धारा का नाम क्या है, पद्मा, सुवर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। तो आंसर क्या होगा, आप जानते होंगे पद्मा। गंगा जब जाती है तो पद्मा के नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र जाती है तो जमुना के नाम से जाती है। आइए थोड़ा सा इसके विषय में देख लीजिए जाए। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर, मकर रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर। आप स्वयं बताएंगे कहाँ इसकी स्थिति है। अगर ये पृथ्वी है, ये 0 अंश पे भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 अंश पे, और आप जानते होंगे इसी 23.5 अंश पे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटता है। क्या पूछ रहा है, कन्याकुमारी यहाँ पे है तो क्या होगा इसमें से, भूमध्य रेखा के दक्षिण, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण ये होगा, नहीं होगा। कर्क रेखा के उत्तर कन्याकुमारी, तो कर्क रेखा के उत्तर ऊपर हो जाएगा, नीचे नहीं होगा। और मकर रेखा के दक्षिण, मकर रेखा ये 23.5 अंश पे, इसका दक्षिण ये होगा, नहीं होगा। भूमध्य रेखा को उत्तर, तो भूमध्य रेखा को उत्तर ये हो जाएगा। इसमें से आंसर क्या होगा, डी आंसर सही है। अब देखिएगा, पूरे भारत का उत्तरी छोर पूछे तो इंदिरा काल कहाँ है, लद्दाख में। दक्षिणी छोर पूछे तो दक्षिणी छोर याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। और पूर्वी छोर पूछे तो किबूथी है। पश्चिमी छोर पूछे तो गुहार मोती या गौर माता है। लेकिन अगर पूछ दिया दक्षिणी छोर मुख्य भूमि से, यानी भारत के नक्शे से मुख्य भूमि से सटा हुआ, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागरों से जोड़ने वाला कौन सा है, पनामा नहर है। ठीक है, उसके बाद जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला कौन सा है, सुएज नहर है। तो विश्व का सबसे लंबा सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है, सुएज नहर है, जिसपे एकाधिकार किस देश का है, तो मिस्र देश का है। आइए देखा जाए कुछ झील के विषय में जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, बस यही झील आप ठीक से याद कर लीजिएगा। पहला
पहला सुएज झील पूछता है तो भूमध्य सागर लाल सागर के बीच में है। पनामा नहर अभी पूछा हुआ था, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर। कील झील नहर पूछता है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। सू नहर पूछता है सुपीरियर झील और हिरान झील। जो महान झील है ग्रेट लेक है कनाडा अमेरिका के बीच में, उसी में है। ईरी झील पूछता है ईरी झील और अटलांटिक महासागर। इंदिरा गांधी नहर ये पूछतेगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पे है। शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, सबसे बड़ा नहर। ये भारत का सबसे बड़ा नहर, ठीक है, शारदा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? विश्व के जलप्रपात को याद करना होगा। केट्टू जलप्रपात ब्राजील नहीं, ये यही आपका गलत है। जोहान्स जलप्रपात संयुक्त अमेरिका, चेम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड और गोप्टा जलप्रपात पेरू। तो आंसर इसका 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसमें से सही है। आइए कुछ जलप्रपात को देखा जाए। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। और जो है नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पे है, याद रखिएगा। और सबसे जो है बड़ा इस समय एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। आइए कुछ जलप्रपात जो आपको याद होना चाहिए, जैसे एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात है ये। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका कनाडा की सीमा पे है, नियाग्रा नदी पे है, या इरी ओंटारियो झील के मध्य में है। जो कि अगरसोप्पा जलप्रपात भारत में कर्नाटक में है, सरस्वती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से विचार करिए। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। यह आरबीआई का सहायक नहीं है, गलत है ये। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक और आरडीए से भी आता है, सही है। ए और 3 सही होगा इसमें से, ए 3 इसमें से, यानी बी क्या है? 18 का बी इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए, ये कम से कम 4 बैंकों को आप रटे रहिएगा। इस बैंक का नाम, स्थापना तिथि और किसके सिफारिश पर, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए, आरबीआई की बात की जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर जो है, याद रखिएगा, 1926 में समिति आई थी। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये पूछे जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना पूछा हुआ है 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कृषि एवं ग्रामीण विकास के शीर्ष बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है 2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिंहम समिति 1975 कार्यदल की अनुशंसा पर इसको स्थापित किया गया था। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना? ये करंट का प्रश्न है, रिपीट नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये करंट का प्रश्न है। उस समय अगर आप देखेंगे तो पंजाब था, आज सबसे अधिक जो है ये इसका पंजाब था, समझिए करंट का प्रश्न है, ये नहीं रहेगा। भारत में संदर्भ में निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई, निजीकरण नई आर्थिक नीति। उच्च शक्ति मुद्रा तो आरबीआई के पास सही है, निजीकरण नई आर्थिक नीति सही है, गरीबी आकलन कैलोरी गिरता ये भी सही है, और हरित क्रांति जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए यही गलत है। कम समय में कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन, याद रखिएगा, हरित क्रांति कहलाता है। आइए कुछ हरित क्रांति के विषय में जो है हम लोग देखा जाए, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। हरित क्रांति अगर पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर गेहूं और चावल के लिए। इसका बीज मैक्सिको से आया था। भारत में यह जो है पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा सफल रहा। हरित क्रांति याद रखिएगा जो है अगर देखा जाए तो अरहर या दाल पे इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। श्वेत क्रांति के विषय में, श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा और मछली प्याज है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और कुक्कुट पोल्ट्री उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध कोको, चमड़ा, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से है। धूसर या सिलेटी क्रांति का संबंध रासायनिक उर्वरक के उत्पादन से है। सुनहरी स्वर्ण क्रांति का संबंध फल, बागवानी, शहद उत्पादन से है। काली कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम, बायोडीजल, जुटोफा के उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध जो है कृषि समग्र विकास, जैव तकनीक पर आधारित है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु किया गया था। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया? ये हिडन प्रश्न है। अगर पूछता कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया, तो भारत अगर पूछता तो चंपारण रहता। कुछ नहीं लिखा यानी उनके जीवन का पूछ रहा है, तो उनके जीवन का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 1906 में हुआ था। एशियाटिक जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में हुआ था। लेकिन भारत पूछेगा तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनसे प्रसन्न होकर इनको महात्मा की उपाधि देते हैं और लिए हाथ महात्मा गांधी जी उनको गुरु की उपाधि देते हैं। चंपारण आंदोलन जो है, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, उसी में गांधी जी आते हैं और बिहार से राजकुमार शुक्ल आते हैं। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को इस बारे में सूचित करते हैं और महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण होगा, विश्व में दक्षिण अफ्रीका होगा 1906 में। ये 1917 में हुआ था। क्या आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बता सकते हैं? महात्मा गांधी के जीवन में भारत का पहला समारोह कौन सा था जिसमें वो गए थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आइए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया? उस समय की बात है, यह भी करंट का है। इसका आंसर यूजीसी हो जाएगा। आंसर इसमें से सी सही है। और आइए देखा जाए कुछ वर्तमान तक आज तक कुछ जो है किस मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, एक नजर में उसको देख लिया जाए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उल्लास अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा, निपुण भारत अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम याद रखिएगा नीति आयोग द्वारा, स्वीप कार्यक्रम जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग द्वारा, कैच द रेन जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, आरबीआई कहता है, याद रखिएगा आरबीआई कहता है आरबीआई के द्वारा है, युविका पूछा गया है इसरो के द्वारा, पोषण भी पढ़ाई भी महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, शून्य अभियान नीति आयोग द्वारा, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है स्वस्थ भारत परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। खिलाड़ी जोड़ावल्ली हरिका का संबंध किससे है? उस समय के इसका आंसर हो जाएगा जो है शतरंज, डी आंसर होगा। वर्तमान में जितने भी खिलाड़ी जो पुरस्कार पाए हैं वो आप देख लीजिएगा वो किस खेल से संबंधित है वो पूछा जाता है, ठीक है। जैसे माली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये पुरस्कार जो वर्तमान में जो पाए हैं और किस से वो आपसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है किस खिलाड़ी किससे संबंधित है। इसको देखिएगा निम्नलिखित में से किसने हार्नबिल महोत्सव का उद्घाटन 2014 में 14 का भी है, उस समय जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 24 का ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वायुयान कार्य करता है, तो आसान प्रश्न है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, आप जानते होंगे द पास्कल वाला, ठीक है। और जहाज जो है जो पानी में नहीं डूबते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आइए जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे। पूरा वीडियो बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए तैयार किया जाता है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है, क्या आंसर होगा इसका? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन। या कहा जाएगा एक लड्डू, बूंदी के लड्डू लिया जाए, बूंदी के लड्डू लिया जाए तो इस बूंदी के लड्डू का वह छोटा से छोटा कण जिसमें इस पदार्थ का गुण विद्यमान हो तो कह सकते हैं एक बूंदी। एक बूंदी खाएंगे तो थोड़ा सा अंदाज मिल जाएगा मीठा है कि नहीं। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? अणु आंसर सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, 28 अप्रैल को। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ आइए कुछ कल्चर के विषय में हम लोग पढ़ लिया जाए। पीसी कल्चर से क्या होता है? पीसी कल्चर याद रखिएगा व्यापारिक स्तर पर मछली पालन संबंधित है। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर याद रखिएगा और सिल्वी कल्चर दोनों में अंतर है। सेरी कल्चर जो है रेशम कीट पालन से और सिल्वी कल्चर क्या होता है? वनों के संरक्षण से, ठीक है। एपी कल्चर याद रखेंगे व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से। वीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती से। ओलरी कल्चर जो है सब्जियों की खेती से। पोमोलॉजी जो है फलों के उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर फलों की खेती से। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से। और माइकोलॉजी जो है कवक का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी से शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पंछियों का अध्ययन होता है। और जो है ओफियोलॉजी में जो है सांपों का अध्ययन होता है। और पेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में मानव शरीर की हड्डियों का अध्ययन होता है, नाम से क्लियर है। नेफ्रोलॉजी में विकृत की किडनी का अध्ययन होता है। हिपेटोलॉजी में जो है लीवर का जो है पित्ताशय अग्नाशय के वैज्ञानिक अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में हार्ट का होता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का होता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का होता है। और हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने का अध्ययन होता है। ये पूछा जाता है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? बिना मिट्टी के जल में पौधों को जो है उगाने की विधि
विधि। एरोपोनिक्स क्या होता है? पौधों को हवा में उगाने की विधि। आइए नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ये देखा जाए तो उपस्थित होता है तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है भाई? ये तो दूध में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है, ठीक है। और टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। किस में होता है? इमली में होता है। आंसर क्या होगा? आंसर इसमें से बी होगा। आइए कुछ यहाँ बार बार आपके एग्जाम में चूंकि पूछे जाते हैं कुछ जो है फल और उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं उसकी एक नजर में देख लेते हैं। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में। साइट्रिक अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल जो है संतरा में। टार्ट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल ये भी कच्चा आम में। टार्ट्रिक अम्ल इमली में। टार्ट्रिक अम्ल मैलिक अम्ल अंगूर में। मैलिक अम्ल जो है सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल पूछा हुआ था, यही पूछा हुआ था टमाटर में। और जो है एसिटिक अम्ल जो है सिरका में। लैक्टिक अम्ल जो है दही खट्टा में। फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल में चींटी के डंक में। फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल जो है बिच्छू के डंक में। मेथनोइक अम्ल जो है नेंटल का पौधा में। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला में होता है। और मेथनोइक अम्ल किस में होता है? नेटल का पौधा में। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला में। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल अमरूद में भी होता है। टैनिक अम्ल जो है चाय में होता है। ग्लाइकोलिक अम्ल जो है गन्ना में होता है। ब्यूटाइलिक अम्ल जो है मक्खन में पूछा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में, जठर रस में। कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर शीतल पेय में। ग्लूटामिक अम्ल जो है जौ में। ग्लूटामिक अम्ल जो है गेहूं में होता है। एनिलिक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है लहसुन प्याज में। बेंजोइक अम्ल प्रयोग होता है फलों के रस में। और साइट्रिक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों में, ठीक है। आइए देखा जाए निम्नलिखित में से कौन पीतल का अवयव है? एक कोड होता है आप जानते होंगे पिताजी। पिताजी कोड लगाएंगे तो जस्ता और तांबा आंसर इसमें से हो जाएगा। आइए देखा जाए इसमें से जो आपके एग्जाम में यही पूछता है, बस इसी को पढ़ लीजिएगा 4-5, उसी से आपके काम चल जाएगा। इधर पदार्थ नया पदार्थ और इधर तत्वों का मेल पूछेगा। तांबा और जस्ता जो पूछा हुआ था पीतल, ठीक है। तांबा और टीन क्या पूछा था? कांसा। तांबा टीन से। लोहा क्रोमियम निकेल। कार्बन से स्टेनलेस स्टील्स। टीन और सीसा से याद रखिएगा सोल्डर या टांगा बनता है। फ्यूज का तार भी इसी से बनाया जाता है। कृत्रिम सोना तांबा और एल्युमिनियम से। भारी जल ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन से जो है बनाया जाता है। और ये जो है मैथ का प्रश्न था, आप इसको देख लीजिएगा। बुक लेना हो तो आप इसे ले सकते हैं और ये सिंगल लेना है तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 साल का कोर्स आप चाहें तो ले सकते हैं। इसी के साथ जो है ये साल भर पेपर आज ही हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट साल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।